छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। अच्छा, आप रंगमंच पर ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं या कैमरे के सामने? वाओ, मतलब मैं उस इंसान से प्यार करती हूँ जिसे पता है मुझे वो कभी नहीं आएगा। प्रेम संगम वीणा की झनकार सी अब भी जिसम में कांप कांप उठता है, वह अंग तो मेरा नहीं। एक आर्टिस्ट के लिए पंक्चुअलिटी और कमिटमेंट क्या मायने रखता है? मैं डायरेक्टर को फादर मानती हूँ। डर नहीं लगता इतना दूर? मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करने को मिलेगा, मैं एक्टिंग करूंगी। मैंने इरफान सर के साथ स्क्रीन शेयर किया है। तो इनमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए कौन सा था? मतलब मैं वो कैरेक्टर जरूर करना चाहूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स पर अनकट टॉक्स विद प्रशांत में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ, शनिवार आ चुका है और आज की इस कड़ी को देखने के लिए दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज की इस कड़ी में ग्लैमर भरपूर है। जी हाँ, आज की जो हमारी कड़ी है इसमें हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है और इनको क्यों चुना गया इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अभी हाल ही में इनका एक प्ले हुआ था स्टेज पर और उस दौरान जो मैंने महसूस किया, पहली बात तो काफी समय से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं, इनको काफी दिनों से देख रहा हूं, काफी सालों से इनकी परफॉर्मेंसेस वगैरह को मैं देख रहा हूं। लेकिन कल जो मैंने देखा, एक छोटी सी मिस्टेक, डायरेक्टर का इन्हें डांट देना और फिर उन्हें सॉरी कहकर बड़ी शालीनता से अपने काम में लगे रहना, ये एक मंझा हुआ कलाकार, एक समझदार कलाकार ही कर सकता है, जो आमतौर पर जो है ऐसा आर्टिस्ट वगैरह में देखने को नहीं मिलता है। हमारे साथ जयपुर की ही बहुत खूबसूरत एक एक्ट्रेस है जो कि मुंबई में कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए तैयार हैं। काफी काम वो कर चुकी हैं, जयपुर में भी उन्होंने काफी काम किए हैं। जयपुर अभी कुछ अपनी परफॉर्मेंसेस वगैरह के लिए आई हुई थी और अब जल्दी ही ये मुंबई जाने वाली है, लेकिन मुंबई जाने से पहले हमने इन्हें पकड़ लिया है। इनका नाम है गरिमा पारीक। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल। सबसे पहला, आप एक्टिंग लाइन में आए या नियति आपको एक्टिंग लाइन में लेके आई? बचपन से ही मुझे करना था, मुझे एक्टिंग में ही जाना था। फिल्में देखती थी, नाना जी मुझे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर गुरुदत्त साहब की, दिलीप साहब की, सबकी फिल्में दिखाते थे। तो तब से ही ऐसा लगता था मुझे यही काम करना है और इसी काम को है जो मैं परफेक्ट कर सकती हूँ, या मुझे इसी में जाना था। तो मैं बस ढूंढ रही थी कि कैसे करना है, क्या करना है। पहले ड्राइंग में गई, ड्राइंग पेंटिंग लिया मैंने अपना सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने जब 12th में आई तो मैंने म्यूजिक मिला, मुझे थिएटर नहीं मिला। थिएटर के नाम भी नहीं जानती थी मैं, थिएटर क्या होता है ना मैंने कभी देखा था। घर में ये सब चीजें होती नहीं है, सब गवर्नमेंट जॉब वाले टाइप के लोग हैं, तो पढ़ाई करो या स्पोर्ट्स में जाओ, ऐसा था। और स्पोर्ट्स में मेरी बिल्कुल रुचि नहीं थी, मुझे तो आर्टिस्ट बनना था। तो बस फिर मैं म्यूजिक में गई। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीपीए किया, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। वहां पे म्यूजिक में थी। फिर अचानक एक दिन मिस फ्रेशर यूथ फेस्टिवल्स चलते थे, तो मैंने कुछ प्राइज पाया था। तो मैम ने फिर बोला कि सुमन यादव मैम ने कहा कि बहुत अच्छी डांसर है ये, बहुत अच्छी सिंगर भी है, पर ये एक्टर बहुत अच्छी बनेगी। सिंगर और डांसर से ज्यादा अच्छी ये एक अच्छी एक्ट्रेस बनेगी अगर ये करेगी तो। बस मुझे तो वही करना था, तो बस मैं मैम के पीछे पड़ गई। मैम प्लीज मुझे बताओ कैसे होता है, सीनियर्स के पीछे पड़ी, प्लीज मुझे बताओ। काफी टाइम तक कुछ पता नहीं चला। फिर मेरी एक दोस्त है मानसी शर्मा, उसके घर में जाती थी, क्लासमेट थी मेरी वो सितार में थी, मैं वोकल में थी। और मैं उसके घर जाती थी तो उनके फैमिली फ्रेंड थे अहमद हुसैन जी, मोहम्मद हुसैन जी। तो
उस्ताद उनके घर पे आते जाते थे, हम लोग गजल की कभी क्लासेस लेते थे, कभी हम गजल गाते थे उनके साथ। तो ऐसे मैंने एक दिन बोला कि भाई सर आप तो फिल्मों में भी गाना गाते हो, तो मुझे बताओ कि फिल्मों में और इन सब चीजों में कैसे जाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। तो बस उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये तो गंदी लाइन है, बेकार है, तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम अच्छा गाना गाती हो, गाना गाओ। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो करना है, मतलब सही तो कुछ भी नहीं है और गलत भी कुछ नहीं है, तो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे लेती हूँ। बस और आज में गीता काम कर दिया सुमन यादव मैडम के कॉम्प्लीमेंट ने। हाँ उन्होंने मतलब शायद मैं म्यूजिक में ही आगे बढ़ती रहती, क्योंकि मुझे मजा आने लग गया था, लेकिन मुझे करना तो थिएटर ही था। तो जैसे ही उन्होंने बोला मैं फिर से मेरे अंदर वो स्पार्क आ गया कि मुझे तो यही करना है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे उनके साथ ही एक स्टूडेंट था जो गजल के लिए आता था, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम गुरुजी के जाते हैं। मैंने कहा कौन गुरुजी, कहाँ जाना होगा? तो नाट्यकुलम एक संस्था है भारत रत्न भार्गव सर की, तो मैं पहली बार वहां गई और मैंने जब एंटर किया तो मैंने बोला सर मुझे करना है, और मैं सोच के गई थी कि मुझे कुछ भी काम करवाएं मैं करूंगी, मुझे ये काम सीखना है कि होता कैसे है ये, चाहे झाड़ू लगवाएं, मुझे ट्रे पकड़ा दें, मैंने कहा जो काम होगा मैं वो करूंगी। क्योंकि थिएटर में देखा था तो मुझे तो फिल्मों के हिसाब से चीजें पता थी कि भाई मैं बैकग्राउंड वाले कोई काम कर लूंगी, जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं वो कर लूंगी। फिर उन्होंने जाते मुझे देखा और बोलते हैं कि इसकी तो नाक बहुत लंबी है, तो इसे तो हम हमारे प्ले की हीरोइन बनाएंगे। प्ले का नाम था सुग्गा बाबा और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की ये तोता कहीनी प्ले के ऊपर है। उन्होंने उसको हिंदी में अपने तरीके से किया था, स्टाइलिश परफॉर्मेंस थी और उन्होंने मुझे लीड कैरेक्टर दे दिया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने जाना भी नहीं कि मुझे डांस आता है, म्यूजिक आता है कि नहीं आता है, पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया यही करेगी। और बस फिर वहां से पहला शो तैयार हुआ, उसके बाद कभी छोड़ा ही नहीं, करती जाती हूँ बस। अच्छा, आप रंगमंच पर ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं या कैमरे के सामने? मैं परफॉर्मेंस करने में कंफर्टेबल होती हूँ। जिस दिन मैं परफॉर्म कर रही हूँ, चाहे वो थिएटर में हो चाहे कैमरे के सामने हो, तो जब मैं परफॉर्म कर रही हूँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मैं तब होती हूँ। रिहर्सल्स एंजॉय करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाला डे सबसे ज्यादा मजेदार होता है मेरे लिए। तो मुझे सब पसंद है, थिएटर भी, जितना मुझे थिएटर पसंद है उतना ही मुझे कैमरा पसंद है। गगन दमामा बाजो। हाँ, अभिषेक गोस्वामी जी के साथ किया था मैंने। गगन दमामा बाजो। उसका एक्सपीरियंस बताइए कुछ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसका भी। मतलब मैं मुश्किल से 7-8 दिन पहले ही गई थी, शो ऑलरेडी रेडी था उनका। तो जो भगत सिंह की प्रेमिका है उसका कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया और 7-8 दिन पहले मैं गई थी। एक ही मोनोलॉग था उसके अंदर, बड़ा मोनोलॉग जो था प्रेमिका का, और बहुत अच्छा फील था उस कैरेक्टर का। मतलब मुझे फील होता था कि वाओ, मतलब मैं उस इंसान से प्यार करती हूँ जिसे पता है मुझे वो कभी नहीं आएगा, वो मुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे उससे प्यार करना है और वो फील देना है। अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उनके साथ काम करने में मजा इसलिए भी आया क्योंकि वो हर दिन रिहर्सल के अंदर ना कुछ नया करने के लिए कहते थे, बोलते थे सेम मत करो, डिफरेंट करो, आज कुछ और बनकर करो। तो मजा आता है उनके साथ काम करने में। जिससे प्यार करने का आपने अभिनय किया था, आज पूरे देश का युवा जो है वो उस शख्सियत से प्यार करता है। वो तो है। और हमारे देश की आजादी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। बिल्कुल। उस प्ले में आजाद कैसा लगा? आजाद ये खुद बने थे। मेरे को एक्टर रहते थे, आजाद ये खुद बने थे और अमेजिंग आजाद थे। जो कि इनकी एंट्री होती है, ओ माय गॉड, एंट्री पे क्लैपिंग्स, वाओ, थैंक्स। चाहता था मैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए आपको, आपने अच्छा किया था उसमें बहुत। अभी हाल ही में मैंने आपका नाटक देखा चित्रांगदा, उसमें मुख्य भूमिका में आप थे और बहुत ही जबरदस्त वो परफॉर्मेंस रही। वो नाटक भी बहुत जबरदस्त रहा और उसका निर्देशन किया हमारे जयपुर के युवा रंगकर्मी संकेत जैन, अल्टीमेट डायरेक्टर। हाँ। उन्होंने एक बात पर आपको डांट दिया था
और मैंने जब वो देखा, वो इंसिडेंट मेरे सामने ही हुआ था, तो आर्टिस्ट को जब वो कुछ बता रहे थे तो आपने बीच में बोला, आपने अपनी गलती महसूस की और फिर उसके बाद जो है सॉरी बोलकर आप अपने काम में लग गई, अपने कैरेक्टर में डूब गई। जैसा कि आमतौर पर देखने को मिलता नहीं है ऐसा। आमतौर पर देखा जाए तो आजकल के जो युवा थिएटर वाले न्यू कमर्स जो हैं, उनमें इतना पेशेंस नहीं होता। आप डायरेक्टर के साथ में, भले वो फिल्म में हो, एड में हो या थिएटर पर हो, डायरेक्टर के साथ आप किस तरह का रिलेशन मेंटेन करते हैं? मुझे डायरेक्टर ना फैमिली के फादर जैसे लगते हैं, ये मैं हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि वो पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे एक फादर पूरे परिवार को चलाता है, हर एक का ध्यान रखता है, उसकी जरूरतों का ध्यान रखता है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, हेल्प करता है। तो डायरेक्टर का भी वही काम है, वो पूरी टीम को एक फादर की तरह पूरी लीड करता है। तो मेरे लिए डायरेक्टर बहुत हाई पोस्ट पे है, और जो कि है भी, है ना। तो मैं तो हमेशा डायरेक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है अगर आपने डायरेक्टर का कहा हुआ एग्जैक्ट वो कर लिया तो आप 100% हो। उसके बाद आप जो उनको अलग से करके दिखाते हो या और कुछ अपना करते हो, वो करना आपका खुद का क्रिएटिविटी है। लेकिन एटलीस्ट पहले आप डायरेक्टर की बात सुन लो, वो जो चाहते हैं उतना तो कर दो। तो मैं डायरेक्टर को फादर मानती हूँ, चाहे वो थिएटर के हो, फिल्म के हो, डेली सोप के हो, किसी भी जगह के डायरेक्टर, इसीलिए वो डायरेक्टर है। ग्रेट। यानी कि जो हम बना रहे होते हैं वो पहले ही अपने माइंड में बना चुके हैं और उनके पास सिर्फ एक काम नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना एक कैरेक्टर कर रही हूँ या मेरे जो को एक्टर है मैं उनके साथ इन्वॉल्व हूँ। डायरेक्टर तो सबके साथ इन्वॉल्व है। लाइट हुई, प्रॉपर्टीज हुई, फूड हुआ, डायरेक्शन है, जो भी चीजें हैं, एक एक एक्टर की एक्टिंग, उसका कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसके अंदर अलग अलग डायमेंशन आने चाहिए, कैसे डिफरेंस होना चाहिए। अगर एक ही प्ले के अंदर दो रोने वाली महिलाएं हैं, दुखी महिलाएं, उन दोनों में भी कैसे डिफरेंस दिखेगा। दो एकदम गुस्से वाली लड़ाकू लड़कियां हैं तो उनमें कैसे डिफरेंस दिखेगा, कुछ तो डिफरेंस उनमें होना चाहिए ना, सेम नहीं हो सकती। ये सब डायरेक्टर के दिमाग में पहले से होता है और वो हमें एक एक छोटी छोटी चीजों को बताते हैं और वैसे हमें ढांचे से तैयार करते हैं। तो डायरेक्टर फादर है। ग्रेट। आइए थोड़ा उधर चलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं। हाँ। अभी जैसा कि आपने बताया कि डायरेक्टर आपके लिए क्या है, डायरेक्टर की अहमियत आपने बताई। क्या आप भी कभी डायरेक्टर बनना चाहती हैं? मैं हाँ, मैं डायरेक्शन करना चाहती हूँ, कभी तो करना चाहती हूँ, पर मुझे भी एक्टिंग में मजा आता है, तो इसलिए मैं कोशिश तो एक्टिंग की ही करती हूँ। कोशिश नहीं करती, मैं पूरी तरह से एक्टिंग ही करना चाहती हूँ। और ठीक है, कभी डायरेक्शन भी करूंगी, लाइक कोई शॉर्ट फिल्म से शुरुआत करना चाहूंगी कभी। आपको बहुत जल्द वो मौका मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना है। अच्छा, फैमिली में और कौन कौन है आपके? फैमिली में मम्मा है और मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है जो मैरिड है, और उनके हस्बैंड, और एक छोटा बेबी भी है उसका। बस। ग्रेट। छोटा भाई, उसकी भी शादी हो गई है? नहीं, छोटे भाई की अभी शादी नहीं, वो जॉब करता है बैंक में। आप कब कर रहे हैं शादी? मैं अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, शादी के लिए नहीं सोचा है अभी, तो बस काम करना है, इम्पोर्टेंट काम है अभी। आप यहाँ जयपुर से बिलोंग करती हैं, यानी कि फैमिली आपकी जो है वो जयपुर में ही रहती है। हाँ। और आप मुंबई में काम कर रही हैं, डर नहीं लगता इतना दूर? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो मुंबई बहुत अच्छा लगा, बल्कि डरने की क्या बात है। फैमिली सपोर्ट करती है और रोज फैमिली वालों से बातचीत हो जाती है, मिलने आ जाती हूँ जब मन करता है। और जहाँ दोस्त होते हैं वहाँ डर कैसा? हाँ, वहाँ पे बहुत दोस्त हैं अच्छे खासे, तो
और काम करते हैं तो अगर काम में मन लग रहा है तो मन ना लगने वाली बात ही नहीं है ना, कर्म भूमि है। आपका मुंबई में रूटीन क्या रहता है आमतौर पर? मुंबई में नॉर्मल रूटीन, सुबह उठना, गर्म पानी पीना और वही ब्लैक कॉफी पीना, एक्सरसाइज करना, फिर अपना चेक करना कास्टिंग की क्या क्या आया है और किस किस में हम ऑडिशन दे सकते हैं, किन लोगों से हम मिल सकते हैं, कनेक्शंस बनाना, दैट्स इट। और फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में डांस करती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, दोस्तों के साथ बातें करती हूँ, उनको घर पे बुला लेती हूँ, उनके घर जाती हूँ, बीच पे जाती हूँ। गुनगुनाते भी हैं? हाँ, गुनगुना दीजिए कुछ। कि आवाज तो खैर आपकी है ही, मैंने सुना हुआ है। oh God। और बहुत सुंदर गाती हैं आप। ये कॉम्प्लीमेंट मैं दर्शकों के सामने दे रहा हूँ आपको। शुक्रिया। तो कुछ पंक्तियां जो भी आपके दिल के बहुत करीब हों। ठीक है, एक बहुत पुराना गाना है, और काफी फेवरेट है मेरा। कहाँ चला मेरे जोगी, जीवन से तू भाग के, किसी एक दिल के कारण यूं सारी दुनिया त्याग के, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिल तो चाहता है कि आपसे और भी 10-20 गाने सुन लें। लेकिन अभी तो बहुत गला खराब है, गाने में निकल जाएगा। ये काफी ज्यादा रिहर्सल्स के बाद मेरा गला खराब हो गया। यहाँ पे आई हूँ, सर्दी में तबीयत खराब हो गई तो। अच्छा, अभी जो आपने प्ले किया था संकेत जैन के डायरेक्शन में, हाँ। चित्रांगदा, उस प्ले में आपकी जो एक्टिंग थी, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, माइथोलॉजी बेस्ड थी पूरी। आपका जो डायलॉग डिलीवरी है हाथों के साथ, मतलब आपके हाथ भी बोल रहे हैं, हाथों के मूवमेंट भी बोल रहे हैं, आपकी आंखें भी बोल रही हैं, आपका चेहरा तो खैर बोल ही रहा है। और फिर उसके बाद आपके जो डायलॉग्स निकलते हैं जैसे फूल झड़ते हैं। थोड़ा सा संवाद अदायगी जो है यहाँ कैमरे के सामने हो जाए। देखो वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी आपकी और सभी ने सराहा था उसको, मैंने ही नहीं, हाँ। सभी ने सराहा था। तो एक छोटा सा एक्ट उसी प्ले का दर्शकों के लिए, क्योंकि उन्होंने वो प्ले देखा नहीं है शायद। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी, प्ले मैंने सिर्फ 15 से 20 दिन में रेडी किया है और बहुत मुश्किल प्ले है ये चित्रांगदा। अगेन रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ चित्रा, बहुत डिफिकल्ट इसकी लैंग्वेज है, हिंदी बहुत ज्यादा क्लिष्ट हिंदी है, तो उसे याद करना, और बहुत बड़े बड़े काफी मोनोलॉग्स है उसमें, तो उसे याद करना और पोएट्रिक फॉर्म में ही बोलना है, क्लासिकल है, पूरा स्टाइलाइज परफॉर्मेंस है, तो आपका रिदम का ध्यान रखना, ये सब करना, बहुत सारी चीजें थी जिनको सबको मुझे उन 15 दिनों में समेट के एक साथ करना था। और डरी हुई भी थी, डर ज्यादा नहीं लगता है मुझे, मैं डर से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं उतनी देर तक काम ही कर लूँ, तो मैं काम ही करती रहती। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं सिर्फ रिहर्सल्स करती रहती थी। तो एक छोटा सा मोनोलॉग। किसे किसे पिलाई देव
सांस मिटाई, वह चुंबन, वह प्रेम संगम वीणा की झनकार सी अब भी जिस अंग में कांप कांप उठता है, वह अंग तो मेरा नहीं। मीन केतु किस महाराक्षसी को छाया सी सहचरी बनाकर बांध दिया है मुझसे, कैसा अभिसंपात। हे अतनु, वरदान अपना लौटा लो तुम। ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, मुंबई में ऑडिशंस देने वालों की भरमार रहती है लगातार, हाँ तो क्या उन ऑडिशंस देने वालों में आप भी शामिल रहती हैं? हाँ, ऑडिशंस तो देना ही पड़ेगा ना। ऑडिशन दिए बिना सेलेक्ट कैसे होंगी? पता कैसे चलेगा कि मैं हूँ, जिंदा हूँ और मुंबई में हूँ? तो ऑडिशन देना तो इम्पोर्टेंट है। यानी जिंदा है तो जिंदा होने का प्रमाण भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स को, प्रोडक्शंस को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को ये बताते रहना पड़ेगा कि हम जिंदा हैं और हम मुंबई में हैं, और ऑडिशंस देते रहना पड़ेगा। ऑडिशंस देना मुझे लगता है एक एक्सरसाइज भी है। आप सब में आप सेलेक्ट नहीं होते। एक दिन में अगर आप 5-6 ऑडिशन बना रहे हो, 2 बना रहे हो, तो भी आप उनमें सेलेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन प्रोसेस तो यही है ना, एक्सरसाइज हो रही है आपकी। आप रोज अलग अलग कैरेक्टर्स को जी रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, और खुद को देख पा रहे हो कि आप खुद कैसे कर रहे हो, क्योंकि आजकल सेल्फ टेस्ट होते हैं सबसे पहले। तो ये तो जरूरी है, बिना ऑडिशन के वो हमें सेलेक्ट कैसे करेंगे? अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक्टर है जिसको हम जानते हैं, बहुत ही जबरदस्त एक्टर है, बहुत ही माना हुआ एक्टर है, जिसको कि मतलब सभी सराहते हैं, लेकिन वो भी ऑडिशंस में कई बार सेलेक्ट नहीं हो पाते। उसके पीछे क्या कारण होता होगा? डायरेक्टर, प्रोडक्शन को जो कैरेक्टर चाहिए, जैसा लुक चाहिए, अगर वो वैसे लुक में नहीं फिट हो रहे हैं, लग रहा है कि इनसे करवाया जा सकता है, लेकिन जब उनका भी ऑडिशन या लुक टेस्ट हो रहा है, उसके बाद लग रहा है कि नहीं, ये नहीं फिट बैठ रहे, या ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा ही चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर के दिमाग में है वो चीज कि उन्हें क्या चाहिए, किस तरीके की एक्टिंग चाहिए या किस तरीके का कैरेक्टर फेस चाहिए। तो अगर वो फिट नहीं बैठ रहे तो बेहतरीन एक्टर भी वहां पर नहीं होते हैं, और एक्टर सब बेहतर ही होते हैं, धीरे धीरे खुद को और अच्छा बनाते जाते हैं। तो काम करते रहना चाहिए, और इसीलिए शायद वो वहां पर फिट नहीं होते तो सेलेक्ट नहीं होते। दर्शकों, आमतौर पर कई स्ट्रगलर्स हैं जो कि ऑडिशंस में सेलेक्ट नहीं होने की वजह से कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, जैसा कि गरिमा जी ने बताया है, कि कैरेक्टर की जो जरूरत होती है, उस कैरेक्टर की डिमांड को देखते हुए सिलेक्शंस होते हैं। ये कोई पार्शलिटी वगैरह भी नहीं होती है मुंबई में। आमतौर पर यही देखा जाता है क्योंकि वहां पे सभी प्रोफेशनल्स हैं और उनको बेहतर से बेहतर काम करना होता है, उसके लिए बेहतर से बेहतर कास्टिंग करनी होती है, राइट? करेक्ट। और इसीलिए कई बार काफी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स भी जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, यानी कि वहां कैरेक्टर की डिमांड में वो परफेक्ट नहीं है। एक्टिंग भले ही कितने भी अच्छी करते हो। हाँ, एक्टिंग बहुत लोग बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, पर अगर वो उस कैरेक्टर में फिट नहीं बैठे तो वो कैसे लेंगे? क्योंकि डायरेक्टर के दिमाग में है वो चीज कि स्टोरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनकी स्क्रिप्ट पे डिपेंड कर रहा है कि उनको कैसा एक्टर चाहिए या कैसा दिखना चाहिए वो। अच्छा, मुंबई कब गए और क्यों गए? अचानक ऐसे ही बन गया या? ऐसा नहीं है, मैं थिएटर यहाँ करती थी और साथ में मैं यहाँ थिएटर के साथ साथ मैंने क्या बोलते हैं, मीडिया का काम, डेली सोप किया है, फिल्म की है, एड्स करती थी, सॉन्ग करती थी, वीडियो सॉन्ग्स करती थी, सब करती थी, थिएटर भी कंटिन्यू करती थी। और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। फादर मेरे 2013 में गुजर गए थे, तो उसके बाद से मुझे फैमिली को संभालना पड़ा। तो जब लगा कि हाँ अभी सब सेटल है और फैमिली भी सेटल है, भाई भी, मेरा भाई मुझसे 7.5 साल छोटा है, तो जब भाई भी फिर बड़ा हो गया, जॉब वगैरह करने लग गया, उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई,
तो फिर मुझे लगा ठीक है, अब मम्मा को संभालने के लिए वो है, वो अब मम्मी की अच्छी देखभाल कर सकता है। सिस्टर की शादी हो गई थी और जाना कोविड के पहले ही था, पर कोविड आ गया तो 2 साल उस सब में निकल गए। फिर बस ठीक है, कोविड खत्म हुआ, मैं मुंबई चली गई। आमतौर पर आप जो है ऑफलाइन ऑडिशंस के लिए तो खैर कास्टिंग एजेंसीज के पास जाते हैं, उनके ऑफिसेज में जा करके और ऑडिशंस देते हैं, लेकिन ज्यादातर आपके पास जो है ऑनलाइन ऑडिशंस की डिमांड आती होगी। आपको एक स्क्रिप्ट भेज दी जाती होगी जिसमें कि 2 कैरेक्टर हैं या 3 कैरेक्टर हैं परफॉर्म करने के लिए, उसमें से एक आप हैं। आप तो परफॉर्म कर रही हैं, ऑडिशन आपका देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको क्यों की जरूरत होती है? तो क्यों देने के लिए अगर आपके पास में आपका कोई साथी, आपका दोस्त या घर पे कोई मौजूद नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करती हैं? ऐसा कई बार हुआ है और होता रहता है कि मुझे क्यों देने वाला कोई चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, ज्यादातर मैं अपना डायलॉग और उतनी स्पेस को छोड़कर और उस पे रिएक्शंस देकर और ऑडिशन बनाकर भेज देती हूँ। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट वापस से आती है कि नहीं, आप क्यों के साथ ही कीजिए, क्यों दिलवाइए किसी और से, तो ऐसा कई बार हुआ कि कोई था ही नहीं, दोस्तों को फोन किया, कई बार दोस्त होते तो उनके साथ कर लेती हूँ, उनके घर चली जाती हूँ, उनको बुला लेती हूँ, पर बिल्कुल ही कभी कोई नहीं था। तो मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे एक बार आइडिया दिया, मेघना मेरी फ्रेंड है, उसी ने मुझे आइडिया दिया कि ऐसा करो, तुम अपना डायलॉग और क्यू वाला डायलॉग सब पूरे फील के साथ बोलकर रिकॉर्ड कर लो, और या तो अपना वाला डायलॉग का स्पेस छोड़ दो और रिकॉर्ड करके और फिर उसको स्विच ऑन कर देना फोन पे, जहां पर क्यू की जरूरत होगी वहां पे उसे क्लिक कर देना। तो मैंने ऐसा किया। ग्रेट। तो अपना डायलॉग जब बोलना था बोला, और बाकी क्यू का डायलॉग मैंने रिकॉर्डिंग में चला दिया। तो वो वैसे कर लिया। थोड़ा टेक्निकल है, अभी हम एक्टर्स को टेक्निकल चीजें भी करनी पड़ती है और करनी चाहिए, हमें उससे नई चीजें सीखने को मिल रही है। एक बात और सीख गए होंगे न्यू कॉमर्स मेरी दोस्त का आइडिया था कि इस तरह से भी हम लोग ऑडिशंस बना सकते हैं, और बहुत ही बेहतर तरीका है, अच्छा तरीका है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे देखा जाता है आमतौर पर कि सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब भरपूर चल रहा है, और कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को भी देखा गया है कि वो अपनी प्रेजेंस इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देकर और वहां से भी कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं। आप भी वैसे इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव रहते हैं तो क्या आपका भी वही मूड है, पैसा बनाना, वहां से भी कुछ इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाए कुछ? अगर एक्टिंग करनी है तो हाँ, मुझे अगर कोई ऐड मिलता है, इंस्टाग्राम ऐड मिलता है, एक्टिंग करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करने को मिलेगा, मैं एक्टिंग करूंगी। तो और पैसा तो इम्पोर्टेंट है, तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, पैसा भी कमाओ और एक्टिंग भी करो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग ये सब कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। गरिमा जी, आपने काफी सारे नाटकों में एक्टिंग की है, डेली सोप में भी आपने एक्टिंग की है, और बहुत कुछ है जो आगे करने वाली हैं, फिल्म्स वगैरह भी शायद आप करने वाली हैं अभी। हाँ, मैंने की भी है पहले 2 फिल्म मैंने लीड में की है। हाँ। एक फिल्म मैंने इरफान सर के साथ की है, जिसमें मैंने इरफान सर के साथ स्क्रीन शेयर किया है, ग्रेट, द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन। और एक फिल्म की है नानेरा, दीपांकर प्रकाश की फिल्म है, उसमें मेन लीड हूँ मैं। एक जयरूप जीवन जी के डायरेक्शन में की है, जुडिशियल कस्टडी, उसमें भी लीड में किया है मैंने। आर्ट मूवी है दोनों ही, तीनों ही आर्ट मूवी है। द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन अनूप सिंह की मूवी है, जिनकी किस्सा मूवी भी जिन्होंने की है। ग्रेट। हाँ, तो इनमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए कौन सा था? ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं था। जुडिशियल कस्टडी में कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरी एज 17-18 साल से शुरू करी थी और उन्होंने उसके बाद मुझे 35-40 तक का दिखाया। तो उसमें कह सकते हैं कि एक्टिंग प्रोसेस में या खुद को प्रेजेंट करने में या खुद की चाल ढाल, बात करने के तरीके में मुझे सडन उन 15 दिनों के शूट के अंदर ही चेंजेस
करने पड़े और उसको करना पड़ा, पर वो कोई चैलेंज वैसा नहीं था, मैंने कर लिया इजीली, क्योंकि थिएटर करती आई हूँ। तो थिएटर में ये है कि अभिषेक गोस्वामी जी के साथ मैंने कबीरा खड़ा बाजार भी किया है, जिसमें कबीरा की माँ का कैरेक्टर मैंने किया है। वेस्ट बंगाल हम करके आए थे। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने माँ का कैरेक्टर, कबीरा की माँ का कैरेक्टर किया है, तो इतना मुझे मुश्किल लगा नहीं वो करने में। ग्रेट। तो जहाँ 16-17 साल वाली लड़की का कैरेक्टर करती हूँ, वहाँ पे 35 वाला करने में भी इजी था। ग्रेट। ओके, अब ड्रीम प्रोजेक्ट आपका क्या है? आप कुछ ऐसा है जो आप करना चाहती हैं, आपके अंदर ही अंदर जो है एक चीज आपको कचोटती रहती है कि ये कैरेक्टर मुझे करना ही है, ये प्रोजेक्ट मुझे करना ही है, कोई है? फिल्म वगैरह में तो मैं हर तरह के कैरेक्टर करना चाहती हूँ, लेकिन स्पेशली थिएटर में मैं एक उपन्यास है वैशाली की नगर वधू जी, तो वो उसका कोई प्ले करे, किसी के डायरेक्शन में मैं उसमें वैशाली की नगर वधू में नगर वधू बनूं, तो मतलब मैं वो कैरेक्टर जरूर करना चाहूंगी। वो उपन्यास है, प्ले नहीं है, तो उसे प्ले में पहले बनाना पड़ेगा। तो अगर कोई डायरेक्टर करना चाहे तो प्लीज मुझे उसके अंदर कास्ट करना। जो भी आप में से निर्देशक हों देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसको तैयार कर सकें और इन्हें कास्ट कर लें। हाँ। बहुत ही बेहतरीन प्ले होगा, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस मैंने भी देखी हैं और भी काफी लोगों ने देखी हैं जो कि अप्रिशिएट करते हैं, और हमें लगता है कि ये इस तरह के प्लेज में, इस तरह के कैरेक्टर्स में जो इनका दिल करता है उसमें बहुत ही बेहतरीन करती हैं। और वाकई में ये एक्टिंग भी शानदार करती हैं, डांसिंग भी शानदार करती हैं, और सिंगिंग में तो खैर आप लोगों ने देख ही लिया है। तो अब सवाल ये आता है कि आप डांस भी बेहतर करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, सितार में भी आप थी पहले, हाँ, है ना? तो संगीत की इतनी विधाओं में आप जुड़ी रही हैं, उसके बावजूद आपने एक्टिंग को ही क्यों चुना? पहली बात तो शुरू से एक्टिंग ही करनी थी, और ये सारा जो मैंने किया, मैंने ड्राइंग पेंटिंग भी किया और थोड़ा फैशन डिजाइनिंग वाला काम भी किया मैंने। तो ये सारी चीजें समावेश है, मुझे इन सब चीजों को मिलाकर मुझे वहां तक पहुंचने में मदद मिली, जो कि मुझे एक्टिंग करनी थी। तो मॉडलिंग भी की आपने? मॉडलिंग नहीं की है मैंने, मतलब ऐसे मॉडलिंग नहीं की है, कोलैबोरेशन शूट्स जरूर कर लेती हूँ। जो भी, वो भी इसलिए क्योंकि करंट फोटोज मुझे मिल जाए, मेरे डिफरेंट लुक्स में मिल जाए। हाँ, तो बस। जैसा कि आपकी पर्सनैलिटी भी है और आपके कमिटमेंट को भी मैं देखता हूँ, आपकी पंक्चुअलिटी को भी मैं देखता हूँ, तो एक आर्टिस्ट के लिए पंक्चुअलिटी और कमिटमेंट क्या मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। सबसे पहला वादा खुद से ही यही है, आपको पंक्चुअल होना ही पड़ेगा। मुझे तो स्पेशली बिल्कुल पसंद नहीं कि सेट पे या रिहर्सल हॉल में लेट पहुंचना। कोई भी कितना भी लेट आए मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने टाइम से पहुंचती हूँ। और ये भी हर बार होता है कि मैं हमेशा टाइम से पहुंचती हूँ, मुझे वेट करना पड़ता है बाकी लोगों का, पर मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद को इस चीज में बदलना नहीं चाहती कि अगर सब लेट आ रहे तो मैं भी लेट आऊं। तो पंक्चुअल होना जरूरी है, और डिसिप्लिन तो इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन ही आपको आगे तक ले जाता है, आलस आपको आगे तक नहीं ले जा पाएगा। तो जब भी उठो बिस्तर छोड़ दो, लेट उठो तो भी बिस्तर छोड़ दो, उसके बाद अपने काम पे पूरी तरह से लग जाओ, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल अलग है। बॉम्बे का लाइफस्टाइल अलग है, लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, पर जब भी उठ रहे हो उसके बाद आलस नहीं। तो कमिटमेंट जरूरी इसलिए है, आपके पास बहुत बार ऐसा होगा, मेरे पास होता है ऐसा कई बार कि मैंने एक जगह कमिट कर दिया और मुझे उससे ज्यादा बेहतर काम मिल रहा है, मैं लेकिन वो कमिटमेंट छोड़ नहीं सकती। ये गलत है। अगर मैं उसे छोड़कर अच्छी अपॉर्चुनिटी सोचकर वहां चली जाऊं, मैं उनके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, टाइम डिस्कस कर सकती हूँ, नहीं हो पाता तो ठीक है,
पर अपनी कमिटमेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो ये तो ईमान वाली बात है ना, आप अपना ईमान खो रहे हो, खत्म कर रहे हो। ईमान भी और मार्केट भी खत्म कर रहे हो। हाँ, कल को वो इंसान तो आपको मार्केट में यही कहेगा ना कि कमिटमेंट की पक्की नहीं है बंदी। तो किसी भी फील्ड में कमिटमेंट और डिसिप्लिन ये सब बहुत जरूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। अब दर्शकों के लिए कोई छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से। एक ही मैसेज जो मैं सबको बोलती हूँ, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, खूब पैसे कमाओ, अपने मन का काम करो और परिवार को टाइम दो। बिल्कुल, परिवार को टाइम देना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार अपनी भागा दौड़ी में हम लोग परिवार को भूल जाते हैं। परिवार को भूलें नहीं, साथ लेके चलें। और आज बहुत ही अच्छी बातें आपके साथ हुई। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होंगी। तो आपसे छोटी सी एक यही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, मेरी तरफ से आप ही कर दीजिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस बार बार देखने को अपने आप मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले शनिवार एक नई शख्सियत के साथ। फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई मुलाकातें होंगी, फिर कुछ नई सीख होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।